ओके, तो हम लोग सबको पता है डीबीएमएस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेक्चर का ओवरव्यू दूंगा कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मतलब मोस्टली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, पूरा थ्योरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और बहुत आसान है। ठीक है, डीबीएमएस बहुत आसान है, एक बार पढ़ोगे पूरा याद रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग सिलेबस पे जाते हैं। ठीक है, डीबीएमएस के तो मैं बहुत सारा सिलेबस देखा। ठीक है, लेकिन उसमें मोटा मोटी जितने भी थे, ठीक है, सबको कवर करके लिखा हूँ। सबसे पहले आता है तेरा नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग क्या बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली बताएंगे कि डीबीएमएस क्या है। ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, फाइल सिस्टम से अलग कैसे है वो। ठीक है, कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं फाइल सिस्टम में जिससे हम लोग डीबीएमएस को ऑप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर आता है एक ईआर डायग्राम। एक्चुअली ईआर डायग्राम इज़ अ टूल। ओके, ये एक टूल है जिससे हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली दर्शा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स होंगे, टर्मिनोलॉजीज आएंगे। ठीक है, जो यार डायग्राम के अंदर होंगे वो चीज़ समझेंगे हम लोग। ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को दर्शाने में वो पता करेंगे। ओके, एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल इन हिंदी ना? हेलो, एवरीबडी इज़ कंफर्टेबल इन हिंदी और शुड आई गो फॉर इंग्लिश? सब हम सब करेंगे हिंदी में कंफर्टेबल। ओके ओके, I can't see you, so please unmute and speak. Okay. Okay. The second one is from ER diagram to relational model. We will learn about columns, attributes. Okay. And tuples and rows, and how the relational what is relational model, how we format the data into relational model. Okay. Then the third one is relational model and functional dependency. Actually, the real thing starts from here. Okay, you have to understand what is functional dependency, और फंक्शनल डिपेंडेंसी के बहुत सारे टर्म्स होंगे, एक्सियम्स आएंगे, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी समझ गए तो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन समझ में आ जाएगा। जब तक फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं समझ पाओगे नॉर्मलाइजेशन नहीं समझोगे। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक है जो बहुत अच्छा समझना पड़ेगा। फिर जो ये पांचवा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा बेस्ड है इस पे, फिर से फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन पे। तो सेम, तो सबसे की चीज़ जो है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, इसको एफडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक पूरा उसी पे। फिर इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी कंट्रोल। एक्चुअल इंटरव्यू में तुम्हें ट्रांजैक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे और कंकरेंसी से। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस ईआर मॉडल से पूछ लेते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन। तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर ट्रांजैक्शन, फिर कंकरेंसी। ठीक है, ये तीन टॉपिक, चौथा, सातवां और आठवां। ठीक है, बाकी सारे जो है वो तुम ऐसे जनरली पढ़ सकते हो, लेकिन ये तीनों बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए तुम्हें फंक्शनल डिपेंडेंसी आनी चाहिए, तो तुम्हें थर्ड टॉपिक भी अच्छा समझना पड़ेगा। सो आज हम लोग ईआर डायग्राम, फिर कन्वर्जन ऑफ ईआर इनटू रिलेशनल, रिलेशनल मॉडल, फंक्शनल डिपेंडेंसी, कीज एंड नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे क्लास में लास्ट के 4 टॉपिक्स। और एसक्यूएल जो है वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, या फिर अगर बोलोगे तो एक सेशन उसके लिए भी रख देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। ओके, तो ओवरव्यू बेसिकली, व्हाट इज़ डेटा, कैन एनीबडी गिव मी द डेफिनेशन? ये तो 5th क्लास से पढ़ते आ रहा होगे। ठीक है, कोई बोल सकता है अनम्यूट करके, व्हाट इज़ डेटा? एनीबडी? Useful information. यूजुअली इंफॉर्मेशन। Useful information. Okay, useful information is data. Then what is information?
Hello. Can anybody give the answer? Okay. So let me say it. Data is generally raw facts and figures. Okay. And in many books, it is like processed data is called information. So these are the two things: data and information. Like I can give you an example. I have something like Naveen. Okay, this is data. And how I will process it? I will make one table. This is information. Okay. Uh, Hello. Am I audible? Hello. Guys, give me feedback. I don't know you are studying or not. Okay. So please unmute and say something. Yes, no, yes, भैया, anything. नहीं तो फिर मैं किसी एक को पकड़ूंगा और उसी को बोलूंगा बार बार बोलने, पहले ही बोल दे रहा हूँ. Okay, Sadan. Oh. Okay, the second one and important is लाइक मैंने 2-3 इंटरव्यू दिया है, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. ठीक है. तो ये चीज़ तुम लोग को इंटरव्यू बिट पे मिल जाएगा. ठीक है. जनरली क्या होता है, रिडंडेंसी हटा देता है. ठीक है. हम लोग जनरली क्वेरीज इजीली कर पाते हैं. ठीक है. बहुत सारे एनोमलीज हटा देता है, वो सारी चीज़ें हैं. ठीक है. तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसको तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, तो इसको होमवर्क मानो. ठीक है. और ये पूछते हैं इंटरव्यू में, पहले ही बोल दे रहा. ठीक है. Third thing is schema and instances. ठीक है. So what is schema for any DBMS system? What is schema and what is instance? Does anybody know? I guess CS people have already studied the DBMS, so they should know. No. Okay. Schema is basically definition of a table. Okay. Like what are the attributes in it and what does constraint it have? It is called schema. Like I can define a table named student. Okay. Which can have name, DOB, or you can say phone number. So, and name should be only character. DOB will be date, and phone number will be a integer or a number. So schema is basically this one. Like at any point, like what are the attributes the table contain and what is the constraint it have. So it is called schema. And an instance, can anyone tell me what is an instance? Sadan, Astos, Soumya. Yeah, it's like a snapshot of the current data stored, or the current, what is the current values and Yes, correct. You can say snapshot of a current table, like at what time, at what instant it is containing many different type of data. Like for example, in student, I can have a table in which we have named date of birth, phone number, and I have like many tuples which contains data like my name, friends, Manmohan's, and date of birth and phone number. That is called an instance. Okay. So the overview is like DBMS consists of what? भैया इंस्टेंस एक बार बता दीजिए क्या है, समझ नहीं आया. Instance समझ नहीं आया. Okay.
देख समझ, कोई टेबल है, ठीक है, कोई टेबल है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक टाइम पे, ठीक है, उसमें जितने भी डेटा हैं, ठीक है, जितने भी रो हैं, जैसे मान ले टेबल है नेम, DOB, फ़ोन नंबर, ठीक है, इसमें एक डेटा है, मान ले मेरा नाम, ठीक है, मेरा डेट और फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये टेबल इस पॉइंट पे अभी ये है, तो इसको इंस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। मान लो 2 साल बाद या फिर 2 महीने बाद इसमें 2 रो और ऐड हो गए, ठीक है। ठीक है, तो ये सेकेंड इंस्टेंस हो गया, ठीक है। इंस्टेंस मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उस टेबल का स्नैपशॉट, ठीक है, उसको इंस्टेंस बोलेंगे, समझ में आया? मतलब पूरा वाले को इंस्टेंस बोलेंगे ना, मतलब जैसे फर्स्ट में NK था तो वो एक इंस्टेंस हुआ, फिर जब दो चीज और मतलब और एक ऐड हुआ तो पूरा जो दो चीज है उसको और एक इंस्टेंस बोलेंगे वैसे। हाँ हाँ हाँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों अलग अलग इंस्टेंस हैं, ठीक है। समझ क्योंकि हम गई। लोग, हाँ, क्योंकि हम लोग टेबल में बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें SQL क्वेरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे कुछ रिजल्ट आएगा, वो एक इंस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसा टेबल है वो एक इंस्टेंस है, सिंपल, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाने। हाँ, ओके, सो लास्टली DBM हम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई पूछे कि व्हाट इज DBMS, ठीक है, तो डेटाबेस इज जनरली एक स्टोरेज जो बहुत सारे डेटा कंसिस्ट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट तो एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, कि इस डेटा पे हम लोग क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम इज बेसिकली लाइक एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, जो बहुत सारे सर्विसेज देता है हमें, ठीक है, कि लाइक इस पे डेटा देंगे, कोई सर्विस होगा उसको अवेल करेगा और एक आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो सिस्टम इज बेसिकली ए ब्लैक बॉक्स। तो अगर कोई डेटाबेस पूछे क्या है मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो सिंपली तुम बोल सकते हो कि डेटा के ऊपर मैनेजमेंट करने का एक सर्विस जो प्रोवाइड करेगा, एक ब्लैक बॉक्स है वो, ठीक है। बहुत सारे सर्विसेज होते हैं और वो सर्विसेज क्या क्या होते हैं वो हम लोग पूरा ये DBMS में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। फिर एक और आता है इंटरव्यू में, आर्किटेक्चर पूछता है, ठीक है। DBMS 2 टाइप के आर्किटेक्चर फॉलो करता है, 2 टायर और 3 टायर, ठीक है। तो 2 टायर इज बेसिकली देर इज क्लाइंट and there is server, okay. Server means database, like which gives services. And in the 3 tier we have a client, we have a middleware, and we have a server or database, anything, okay. तो ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2 टायर 3 टायर क्या होता है, ये समझ में मतलब 2 टायर 3 टायर बोलेंगे तो बस बोल सकते हो कि 2 टायर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, और सर्वर बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और 3 टायर बोलेंगे तो ये बोल सकते हो कि क्लाइंट है, बीच में मिडिलवेयर है और सर्वर है। तो मिडिलवेयर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लाइक जैसे बड़ा सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, बड़ा सिस्टम्स होते हैं तो मान लो बहुत सारे क्लाइंट है, ठीक है। अगर बहुत सारे क्लाइंट है मेरे पास, तो मिडिलवेयर क्या करेगा कि मिडिलवेयर और बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, और सारे सर्वर पे सेम डेटा है। तो मिडिलवेयर क्या कर सकता है, ये जो लोड है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसका क्वेरी इस सर्वर पे दे दिया, इसका क्वेरी इस सर्वर पे दे दिया। तो मिडिलवेयर के ऐसे जनरली बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आजकल जितने भी सिस्टम्स होते हैं मोस्टली 3rd टायर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 टायर का बहुत कम सिस्टम दिखेगा तुम्हें। और ये 3 टायर आर्किटेक्चर ये तुम लोग मतलब ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन के अंदर चले जाएगा, तो इसमें ज़्यादा जानने का नहीं, ठीक है। बस जितना क्वेश्चन बोलेंगे उतना आंसर देने का। तो ये तुम्हारा जनरल ओवरव्यू हो गया। फिर आते हैं ER डायग्राम पे। अभी तक जो चीज़ें समझाया हूँ समझ में आया सबको, हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। नोट करते जा रहे होगे तो ज़्यादा बेटर है, अगर सुन के याद हो जा रहा है तो और भी बेटर है, ठीक है। ओके, सो ER डायग्राम पे आते हैं।
तो ईआर डायग्राम इज, मैंने बोला था कि एक, क्या बोलते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि मान लो एक क्लाइंट आया तुम्हारे पास, ठीक है। क्लाइंट मीन्स बेसिकली यूज़र। उसने बोला कि मुझे एक सिस्टम चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये मेरे फीचर्स हैं, ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, उसने तो एक पैराग्राफ या फिर बोल के चला गया कि मुझे ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ठीक है। तो तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पूरे सारे यूज़र्स को, सारे डेवलपर्स को या सारे क्लाइंट्स को समझ में आए, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें होता है यूएमएल होता है, ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसके अंदर 9 डायग्राम्स आते हैं, ठीक है। उन डायग्राम्स में से एक है ईआर डायग्राम, ठीक है। पढ़ोगे आगे जाके, बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लास डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम होता है, सेम ईआर डायग्राम होता है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसको ईआर डायग्राम बोलेंगे। अब ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, फीचर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो सीएस वालों, मैं आंसर सुनना चाहता हूँ, ठीक है। तुम लोग पढ़ चुके हो डीबीएमएस, ठीक है, तुम्हें आंसर बोलना पड़ेगा। अगर मुझे अभी आंसर नहीं मिला तो फिर देखना तुम लोग। बताओ कोई एंटिटी क्या होता है सीएस वाला? इतने सारे लोग हैं, रम्या, देवा प्रसाद, आशुतोष, अंकुर, सदान, सौम्या, गौतम, शिवम, ऋतिक, अंशुमन, संबित, अनमोल। ये मत बोलो कि मुझे आता ही नहीं है एंटिटी क्या होता है, ठीक है। मुझे सुनना है एंटिटी क्या होता है तुम लोगों से। कैन एनीबडी अनम्यूट एंड स्पीक? Yeah, object with a set of attributes. व्हाट? कैन यू रिपीट? मतलब an object of the real world with a set of attributes. अच्छा, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड का, ठीक है, जिसके पास एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैसा उसका बिहेवियर है। 2 टाइप का एट्रीब्यूट होता है, आगे चलेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो क्या, जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को हम लोग एक एंटिटी मान सकते हैं, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को हम एंटिटी मान सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है कॉलेज, प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, कोर्सेज होते हैं। तो कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिनका प्रॉपर्टी, अब स्टूडेंट का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है बताओ, क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है? स्टूडेंट का नाम हो सकता है, इसका एक आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कभी पैदा हुआ होगा ये, ठीक है। कोर्सेज क्या हो सकता है, कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज होंगे, कोर्सेज के क्रेडिट्स होंगे, ठीक है, नेम होगा, ठीक है। डिपार्टमेंट, बताओ, डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं, सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस। सो इन सबको एंटिटी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझ में आया एंटिटी क्या होता है? हाँ ना? Yeah. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो अब जो एंटिटी होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो डेफिनेशन पहले ही मिल गया तुम्हें कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी एंटिटीज़ होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर जो वो डिफाइन करती हैं या जैसा वो बिहेव करते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल भी मिल चुके हैं तुम्हें। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका नेम, ठीक है, उसका डीओबी, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इनको हम लोग बहुत सारे बेसिस पे बांट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंटिटी को हम दर्शाते कैसे हैं डायग्रामेटिकली, कोई बता सकता है या डायग्राम में? Rectangle. ओके, ग्रेट। तो एंटिटी को हम लोग दर्शाएंगे रेक्टेंगल से, बढ़िया, ठीक है।
एट्रीब्यूट कहते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट बेसिस पे। तो पहला बेसिस होता है कि क्या एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी वैल्यूड, मतलब मल्टी वैल्यूड है या सिंगल है। मल्टी वैल्यूड मतलब जैसे फ़ोन नंबर, क्या एक स्टूडेंट के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, हाँ या ना। हो सकते हैं भैया। हाँ, तो वो मल्टी वैल्यूड है। क्या एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा डीओबी हो सकता है। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो सिंगल है। सिंपल, समझ में है, ठीक है। फिर होता है सिंपल एंड कंपोजिट, ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ठीक है। कैसे, देखते हैं। फ़ोन नंबर को क्या मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ क्या, एक नंबर है मेरे पास, ठीक है, ऐसे इसको क्या फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं, ठीक है, वो सिंपल, ठीक है। कंपोजिट मतलब जैसे नेम हो गया, नेम को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। एक और टाइप होता है एट्रीब्यूट का जिसको बोलते हैं स्टोर्ड एंड डिराइव्ड, ठीक है। ये कोई बता सकता है मेरे को क्या होता है ये। एज भैया डिराइव स्टोर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट हुआ, जो कि हम लोग एज से डिराइव कर सकते हैं, सॉरी डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, गुड एग्जांपल। जैसे मान लो एज है, ठीक है, एज क्या होगा, डिराइव्ड होगा। क्यों, अगर मान लो मेरे टेबल में डीओबी है मेरे पास, ठीक है, तो मैं करंट डेट माइनस डीओबी करके एज निकाल सकता हूँ ना, हाँ। तो यही है, तो स्टोर्ड हो जाएगा डीओबी, डिराइव्ड हो जाएगा एज। अच्छा, इसको कैसे दर्शाते हैं डायग्रामेटिकली हम लोग या डायग्राम में। एनीबॉडी, ओके, इसको एलिप्स से दर्शाते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज आता है रिलेशनशिप, और सिंपली जस्ट रिलेशन। कोई बता सकता है रिलेशन क्या होता है। भाई तुम लोग घूम घूम के बोलते रहते हो ना, मैं रिलेशन में हूँ, मैं नहीं हूँ, वही वाला रिलेशन है, समझ रहे हो। ओके, तो रिलेशन मतलब होता है एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, ठीक है। जैसे क्या, दो लोग हैं, उनके बीच में एसोसिएशन है, तो उसको रिलेशनशिप बोलेंगे। सेम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को हम लोग एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंटिटी है, तो दो एंटिटी है उसके बीच में होगा, उसको रिलेशनशिप बोलेंगे। जैसे जैसे क्या, मान लो स्टूडेंट है, ठीक है, और प्रोफेसर है, इनके बीच में क्या रिलेशन है बताओ, कोई मुझे बता सकता है। taught by student हाँ, स्टूडेंट किस प्रोफेसर से पढ़ रहा है, taught by ऐसे कुछ। अच्छा, टॉट बाय, ओके ग्रेट, ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, टीच या टॉट बाय, जो भी है, ठीक है। प्रोफेसर टीचर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, टॉट बाय, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, जो भी है। तो तीन चीज़ देख ली अभी तक, एंटिटी, ठीक है, रिलेशन और एट्रीब्यूट। तो अब रिलेशनशिप के भी तो टाइप्स होंगे ना, ठीक है। कोई बता सकता है कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। वन टू वन, वन टू वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, नो, ओके, दैट इज कंस्ट्रेंट। रिलेशनशिप के टाइप इज लाइक
ओके, ये कलर अच्छा नहीं। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी, ठीक है। मतलब जैसे कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। क्या? अच्छा, रिलेशनशिप को हम लोग एक्चुअली डायमंड से दिखाते हैं, ठीक है। से पूछूंगा, उससे अच्छा पहले ही बता देता हूँ। ओके, क्या हो सकता है एम्प्लॉय, सुपरवाइज़र या सुपरवाइजर्स। तो कोई एक एम्प्लॉय होगा, वो एक सुपरवाइज़र होगा खुद एक एम्प्लॉय के, तो ये क्या होगा, ये यूनरी है, ठीक है। मान लो 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारा बाइनरी हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 से जुड़ा है तो टर्नरी हो जाएगा, अगर बहुत सारे से जुड़ा है तो एनरी हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे टाइप्स होंगे। अब इस पे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, ठीक है, जो संबित बोलने की कोशिश किया, ठीक है। 1 to 1, ये 4 टाइप के होंगे। 1 to many, many to 1, many to many। जैसे फंक्शन में तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है, 11th-12th में सेम चीज़ है, ठीक है। कोई रिलेशन है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, कोई एक फंक्शन है। जैसे मान लो स्टूडेंट है और प्रोफेसर है, ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक प्रोफेसर के अंडर हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे प्रोफेसर के अंडर पे एक स्टूडेंट भी हो सकता है। तो ये किस टाइप का रिलेशन हुआ, बताओ। मैनी टू मैनी हुआ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जिसका 1 to many, 1 to 1, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी हो सकते हैं, ठीक है। इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स यूनरी, बाइनरी, टर्नरी थे, और ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ईआर डायग्राम में बेसिकली इतना ही है, ठीक है। अगर बहुत ओवरव्यू से देखा जाए, अगर तुम्हें डीपली जाना है, ठीक है, तो और भी चीज़ें आएंगी, जैसे वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ठीक है। फिर आएंगे तेरे पास पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट, ठीक है, जिसमें टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन आएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ जाके देखोगे, नोट करते जाओ इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है एक्चुअली, ठीक है। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो तुम खुद से समझ सकते हो, ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है, ठीक। हाँ, तो ये होमवर्क है तुम लोग का ईआर डायग्राम के अंदर। ओवरव्यू में जैसे मैंने होमवर्क दिया था, क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, सेम ये तुम्हारा होमवर्क है। ईआर डायग्राम के अंदर क्या पढ़ना है, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स में क्या होता है, टोटल और पार्शियल, ठीक है। अब ईआर डायग्राम को हम लोग चेंज करते हैं किस में, थर्ड टॉपिक हम लोग का क्या था, ईआर डायग्राम को हम लोग चेंज करते हैं किस में, रिलेशनल में। तो ये पूरा रटने वाला चीज़ है, ठीक है। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि जितने भी क्या बोलते हैं एंटिटीज़ हैं, जितने भी रिलेशन हैं, उनको टेबल में कन्वर्ट करो, ठीक है। जितने भी कंपोजिट हैं उनको तोड़ो, ठीक है। जितने वीक हैं उनको एक क्या बोलते हैं फॉरेन की के साथ बनाओ, ठीक है। तो ये पूरे रूल्स हैं, अब पूरे रटने वाले हैं, ठीक है। और ये इंटरव्यू में पूछता नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ इसको भी। अब आते हैं हम लोग अपने चौथे टॉपिक पे, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस पे, ठीक है। तो अभी तक जितना भी पढ़े, क्या क्या पढ़े हम लोग, ओवरव्यू, ठीक है। उसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट था, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, ठीक है। सेकंड चीज़ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में 3 चीज़ था, ठीक है, एंटिटी, रिलेशन और एट्रीब्यूट, ठीक है। उनके टाइप्स कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उनके मतलब क्या बोलते हैं फंक्शंस क्या हैं या फिर डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा चीज़ में ईआर डायग्राम टू रिलेशनल मॉडल, ठीक है। वो सारे रूल्स हैं,
ठीक है, रूल्स एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम लोग कब यूज़ करते हैं उसको, क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट हमें प्रॉब्लम बोल दिया, हमने ER डायग्राम बना लिया, अब ER डायग्राम को हम लोग को रिलेशनल टेबल्स में बनाना है। ठीक है, मतलब इस डेटाबेस में लाना है, हमें उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो वो रूल्स जनरली हम अप्लाई करते हैं ER डायग्राम पे और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बस। ठीक है, इतना ही है उसमें। चौथा चीज़ है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इसको भी स्टार्ट करते हैं। अभी तक किसी को भी किसी भी टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे डाउट हो, या ये भी पूछ सकते हो कि जो मैं होमवर्क दिया हूँ उसको कहाँ से पढ़ना है, वो भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी पूछ रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, पूछो। किसी को कोई डाउट नहीं है? ये पढ़ना कहाँ से? इसे रिपीट करना एक बार। मतलब कहाँ से पढ़ना है टॉपिक्स? ये टॉपिक्स GFG पे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, एक बार बस सर्च मार लेना कि पार्टिसिपेशन कंस्टेंट क्या होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटीज क्या होते हैं। ठीक है, पूरे डायग्राम पूरे रिप्रेजेंटेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ GFG में मिल जाएगा। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। एक बार थम्स अप ही कर दो, आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, सारे CS वाले दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिकल तुम लोग को समझ में आ रहा है? MM वालों, ME मैकेनिकल, FP, CS वाले तो पढ़ चुके हैं ये कोर्स, तो उन्हें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें मतलब समझ में आ चुकी होंगी और समझ में आ रही होंगी मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जो भी है तुम लोग के लिए होगा ये। सोनाली, संजीव, अन्वेषा, अन्वेष। ओके, नो डाउट। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, सो रिलेशनल डेटाबेसेस। ओके, नॉर्मल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है मुझे? मतलब डेटाबेस क्या है और रिलेशनल डेटाबेस क्या है? एक सिंपल सा छोटा सा लाइन है बस। नहीं? ओके, रिलेशनल डेटाबेस सेट ऑपरेशंस को अलाउ करते हैं। ठीक है, इस पे सेट ऑपरेशंस मतलब यूनियन, जॉइन, ठीक है, डिसजॉइन, डिफरेंस, डिवीजन, सेट ऑपरेशंस इसमें वैलिड होते हैं। ठीक है, वो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, सिंपल। तो सबसे पहले चीज़ आता है कि रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा स्टोर कैसे करते हैं। तो डेटा स्टोर करते हैं हम टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब टेबुलर फॉर्मेट में क्या होता है? ये मेरा टेबल है। ठीक है, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, सो कॉलम्स बोलो, एट्रीब्यूट बोलो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो? डिग्री बोलो, सब सेम है। ये रो है, इसको टपल बोलो। और क्या बोल सकते हैं? कोई बता सकता है? कार्डिनैलिटी बोलो। कार्डिनैलिटी एंड डिग्री इज लाइक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, नंबर ऑफ। तो पूछ सकते हैं कभी जनरल लाइक व्हाट इज डिग्री, व्हाट इज कार्डिनैलिटी ऑफ एन टेबल। ठीक है, तो कॉलम्स बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, रो बोलो। तो यहाँ पे ये वही एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग ER डायग्राम में पढ़े हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और जो टपल होगा, कोई भी एक टपल या कोई भी एक रो, ठीक है, वो डेटा जोन।
ठीक है, जैसे सेम एग्जांपल, हाँ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है जैसे, ठीक है, तुम देख सकते हो रोल नंबर है, नेम है, एज है, ब्रांच कोड है, ब्रांच नेम है, ब्रांच एचओडी नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज वगैरह क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और टपल्स क्या है मेरा, ये एक पूरा एक टपल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 1 कॉमा ए कॉमा 19 कॉमा 101 कॉमा सी एस कॉमा ए बी सी, ठीक है। इसको एक टपल बोलेंगे हम। किसी कोई डाउट है एट्रीब्यूट और टपल में? कोई डाउट नहीं है? अभी तक सारा चीज़ समझ आ रहा है? तुम लोग फीडबैक नहीं देते हो, ठीक है, फीडबैक दो, हाँ ना बोल दो बस माइक अनम्यूट करके, ओके, ज़्यादा बेटर होगा। क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ प्लीज़, ठीक है। शांत बैठे रहने से समझ आ रहा नहीं आ रहा मुझे पता ही नहीं चल रहा, मैं अपने मन का बोले जा रहा हूँ बस। ओके आ गया भैया समझ। ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस में मैंने बोला कि सेट ऑपरेशंस वैलिड होते हैं, ठीक है। तो सारे सेट ऑपरेशंस वैलिड होते हैं, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा सेट ऑपरेशंस वैलिड होते हैं, जैसे डिवीजन एक होता है, वो भी अलाउ होता है, ठीक है। ये चीज़ तुम लोग पढ़ोगे, रिलेशनल कैलकुलस करके एक टॉपिक आता है, डीबीएमएस के अंदर आता है, लेकिन इसे कोई इंटरव्यू में नहीं पूछते, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ा रहा उसको, ठीक है। डिवीज़न, जॉइन मतलब क्या बोलते हैं, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, सारे रिलेशनल, ठीक है। तो ये रिलेशनल कैलकुलस मतलब डीबीएमएस के टॉपिक के अंदर है, लेकिन इंटरव्यू में नहीं पूछता। जो ये एसक्यूएल के अंदर आएगा तुम लोग के पास, जॉइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इंटरव्यू में अगर कोई भी क्वेरी पूछा ना, ठीक है, तो वो जॉइन का ही मिलेगा। कोई भी क्वेरी, वो जॉइन से नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है, जॉइन से नीचे कभी नहीं जाएंगे, हमेशा जॉइन का रहेगा ही रहेगा। तो ये एसक्यूएल के टाइम पे पढ़ोगे जॉइंस वगैरह, ठीक है, रिलेशनल कैलकुलस का। बाकी सारी चीज़ें मतलब ऐसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको भी एज अ होमवर्क लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, मतलब एक बार रीड कर लेना बस, ठीक है। फिर आगे आते हैं कि अच्छा, जो ईआर डायग्राम हमने कन्वर्ट किया था रिलेशनल डेटाबेस पे, ठीक है, क्या उसको हम लोग डेटाबेस पे स्टोर करके रखेंगे, ठीक है, तो वो क्या सही से स्टोर रहेगा या फिर कुछ उसमें दिक्कत है कि दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा हम लोग को? तो उसके लिए आता है, बहुत सारे एनोमलीज होते हैं, ठीक है। क्या क्या एनोमली होता है? 3 टाइप का एनोमली होता है, इंसर्शन, हेलो, हाँ, इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट, ठीक है। 3 टाइप का एनोमली होता है, ठीक है, कोई भी डेटाबेस में या फिर रिलेशनल टेबल पे, ठीक है। कोई भी रिलेशनल टेबल पे ये 3 टाइप के एनोमलीज होंगे, ठीक है। तो फिर से सेम सवाल सीएस वालों, तुम्हें डेफिनेशन देना पड़ेगा इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एनोमली का, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है? चलो एग्जांपल भी तुम लोग के सामने रखा हूँ मैं, ठीक है, ये इसीलिए रखा था। शिवम, सौरभ, हाँ बोलो, डरो मत, कोई बताएगा इंसर्शन एनोमली क्या होता है? फिर कुछ डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ दूसरा डेटा टेबल में ना हो तब तक। ओके ओके, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। तो कैसे कुछ डेटा को हम लोग टेबल पे इंसर्ट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कुछ और डेटा ना आए। तो जैसे इस टेबल को देखो, ठीक है,
इस टेबल को देखो, मान लो मैंने एक नया ब्रांच खोला एआई, ठीक है। अब मेरे को एक पूरा कॉलेज है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, सीएस है, ईसी है, एआई है, ठीक है। लेकिन इस टेबल को देखो, क्या मुझे पता चल रहा है कि उस कॉलेज में एआई नाम का कोई, क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट है या ब्रांच है? नहीं ना। अनटिल कोई स्टूडेंट आए, ठीक है, 5वां, ठीक है, और ये टेबल पे भरा है ना, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि एआई नाम का कोई ब्रांच है, ठीक है। सेम इसको इंसर्शन एनोमली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कोई एआई नाम का ब्रांच मैंने खोला है, जब तक कोई स्टूडेंट उसमें एडमिशन ना ले, ठीक है। तो इसको इंसर्शन एनोमली बोलेंगे। तो जो इंसर्शन एनोमली समझ गया, वो डिलीशन और अपडेशन भी समझ सकता है कि किसी दूसरे डेटा की वजह से मैं किसी दूसरे डेटा को डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अपडेशन में कोई डेटा को मैं मॉडिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा डेटा प्रेजेंट या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 3 टाइप का एनोमली है, ठीक है। 3 टाइप का एनोमली इससे समझ सकते हो पूरा तुम लोग, ठीक है, इस टेबल पे। जैसे कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इस पे डिलीशन और अपडेशन एनोमली का? ओके, तो डिलीशन एनोमली का एग्जांपल है कि लाइक मान लो चौथा स्टूडेंट ड्रॉप कर गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से ईसी ब्रांच का मेरे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास कोई, मतलब मैं कैसे बताऊं कि उस कॉलेज पे ईसी नाम का कोई ब्रांच भी है, ठीक है। अपडेशन एनोमली का इज लाइक सेम। जैसे एक चीज़ तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, मान लो ये तीनों सीएस वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये तीनों इन्फॉर्मेशन देखो रिपीट हो रहा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। तो मेन एनोमली का रूट कॉज होता है रिडंडेंसी। अगर मेरे को अपडेट करना होगा, ठीक है, सीएस के एचओडी के नेम को मान लो XYZ कन्वर्ट करना है मेरे को, ठीक है। मैं कितनी बार क्वेरी परफॉर्म करूँ, कितने रोज के लिए? 1 2 3, ठीक है। तो रिडंडेंसी ये एक एनोमली है, ठीक है। हम लोग बार बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनोमली को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मतलब जो ईआर डायग्राम कन्वर्ट हुआ था रिलेशनल टेबल में, ठीक है, उसमें हमें पता चले कि बहुत सारे एनोमली हैं, ठीक है। एनोमलीज मतलब वीकनेस या फिर हो सकता है कमजोरी, कमियां, ठीक है। तो उस कमियां को हटाने के लिए क्या किया हम लोग? एक टेक्निक लाए, ठीक है। उस टेक्निक का नाम क्या है? नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और दिस इज like first question of interviewer, do you know what is normalization, what are its type, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट एंड फेवरेट। फर्स्ट क्वेश्चन आइदर पूछेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या, या पूछेंगे एसिड प्रॉपर्टी क्या, ये आएंगे बाद में, ठीक है। तो ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल कन्वर्ट किए, उसमें एनोमलीज मिला। एनोमलीज को हटाने के लिए हम लोग ने एक टेक्निक बनाया जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो तुम्हें समझ में एनोमली का रूट कॉज क्या है? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब बार बार सेम डेटा टेबल पर प्रेजेंट होना, ठीक है। तो अगर मैं देखो इन टेबल्स को मैं 2 चीज़ में डिवाइड कर दूँ, ठीक है। जैसे रोल नंबर 1 2 3 है, ब्रांच कोड को यहाँ रखा, ठीक है। और तो देखो मेरे को ये 3 इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा। इसी टेबल के ब्रेकडाउन को ही हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी टेबल के ब्रेकडाउन को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन सब हट जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहला इंसर्शन था, मान लो मैंने एआई खोला, तो मैं इस टेबल पे एआई बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट आए ना आए, लेकिन मुझे पता चल रहा है कॉलेज में एक एआई नाम का ब्रांच है, इस टेबल पे भर के, ठीक है। अगर मेरे को ब्रांच का एचओडी नेम चेंज करना होगा, ठीक है, इसको XYZ करना है, तो एक ही बार मुझे क्वेरी परफॉर्म करना पड़ा। देखो अपडेशन एनोमली भी चला गया। डिलीशन एनोमली, मान लो ये बच्चा ड्रॉप कर गया है, ठीक है, तब भी मुझे पता चल रहा है कि इस कॉलेज में ईसी नाम का एक ब्रांच है, ठीक है। देखो तीनों चीज़ पता चल क्या बोलते हैं, हट गया।
बस जस्ट हमने टेबल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये मतलब नॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। तो एनोमली हटाने का सबसे क्या बोलते हैं टेक्निक होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ओके, अब आगे आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ से कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और, ठीक है। अभी तक कुछ भी डाउट हो तो बताओ, अभी तक किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? मैं तुम लोग के साइलेंट को हाँ मान लूँ? ओके सौम्या, ठीक है। डिपेंडेंसी, ओके। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है क्या, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब रिलेशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। रिलेशन मतलब क्या, लाइक मान लो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट है जो अल्फा है, ठीक है, सेट है बीटा का, ठीक है। तो मतलब बीटा से मैं अल्फा को डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है, सिंपल। मतलब ये जो सिंबल्स है इससे घबराओ मत, ठीक है। ये सबसेट है, ये तो पता ही होगा, ये गोज टू का सिंबल है, ठीक है। या फिर ऐसा समझो बीटा सबसेट है अल्फा का, तो अल्फा से मैं बीटा निकाल सकता हूँ। मान लो एक सेट है, रिलेशनल टेबल मतलब क्या है, जो सेट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हम लोग, ठीक है। तो मतलब मैं एक सेट है मेरे पास एस, ठीक है, एस है, ए है, ठीक है, और दूसरा सेट है बी, ठीक है। तो बी मान लो सबसेट है ए का, ठीक है। तो मैं ए से बी को डिराइव कर सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई दो सेट है, कोई दो सेट, क्या सेट मतलब यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिलेशनल टेबल्स। तो रिलेशनल टेबल्स में एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को ही तुम सेट मान सकते हो, ठीक है, कि एक सेट से दूसरा सेट, ठीक है, या फिर एक टेबल से दूसरा टेबल, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी, मतलब पूरा टाइम जब तक फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे तब तक हम ऐसे ही डिपेंड करेंगे कि कोई एक एट्रीब्यूट है अल्फा, ठीक है, उससे हम डिराइव कर पा रहे हैं बीटा को, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब फंक्शनल डिपेंडेंसी, कोई पूछे व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्या बोलोगे? नाम से ही पता चल रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी नॉर्मल डेफिनेशन में बोल सकते हो कि मान लो अल्फ़ा और बीटा दो टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अगर बीटा सबसेट है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा टू बीटा इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब बीटा को हम लोग अल्फ़ा से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ आया? ओके। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स, ठीक है। कोई बता सकता है कितने एक्सियम्स दिए थे आर्मस्ट्रॉन्ग ने फंक्शनल डिपेंडेंसी पे? मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीएस वालों को ही जाता है क्योंकि उन्होंने पूरा पढ़ चुका है डीबीएमएस, ठीक है। और बाकी जिनको नहीं आता वो आंसर सुनो। कोई बता सकता है? तीन सदान, 3 कौन कौन से? यूनियन, कौन सा? ऑगमेंटेशन, यूनियन, यूनियन, रिफ्लेक्सिविटी, ओके, रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन और ट्रांजिटिविटी। associativity, ओके। हाँ सदान क्या बोल रहा था? augmentation और transitivity। ओके शिवम, ओके, ठीक है। हमारे पास 3 एक्सियम्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी इज लाइक डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, कि अगर इफ x is subset of y, okay, then y can derive x. This is called reflexivity, okay.
ऑगमेंटेशन, व्हाट इज ऑगमेंटेशन? कोई बताएगा? ओके, इफ x goes to y है, then xz goes to yz। ठीक है। एक्सियम्स का मतलब क्या होता है? जो प्रूवन है यूनिवर्सली, मतलब जिसको हम मान चुके हैं, प्रूवन हो ना हो। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सियम का मतलब ये होता है कि कोई एक थ्योरम, ठीक है, जो हम मान चुके हैं कि ट्रू है, ठीक है, उसको एक्सियम बोलते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट लाइक सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, दैट इज एन एक्सियम, उसको यूनिवर्सली ट्रू मान चुके हैं हम लोग। ठीक है, उसका प्रूव है नहीं प्रूव है मुझे नहीं पता। सो एक्सियम, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स। ठीक है, तो ये कैसा है नहीं पता, हम यूनिवर्सली मान चुके हैं कि अगर एक सबसेट ऑफ वाई है तो वाई एक्स को डिराइव कर सकते हैं। अगर एक्स वाई को डिराइव कर रहा है देन एक्स जेड डिराइव करेगा वाई जेड को। ठीक है, वैसे इसको, ये तो ट्रिवियल है, ट्रिवियल इन द सेंस ये तो दिख रहा है सीधा सीधा कि अगर क्या बोलते हैं, नवीन प्रेम के दोस्त है, ठीक है, नवीन मनमोहन प्रेम मनमोहन, सिंपल। ठीक है, ट्रांजिटिविटी, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, प्रॉपर्टी। इफ एक्स गोज टू वाई एंड वाई गोज टू जेड, इट मीन्स इफ वाई इज डिराइव्ड बाई एक्स एंड जेड इज डिराइव्ड बाई वाई, देन एक्स मेरा डिराइव कर सकता है जेड को। ठीक है, तो ये तुम्हारे 3 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम्स हैं। ठीक है, अब इसको यूज़ करके, ठीक है, हम लोगों ने और भी प्रॉपर्टीज़ निकाले। ठीक है, या फिर हम लोग और भी ऑपरेशंस निकाले। कौन कौन सा, कोई बता सकता है? यूनियन, pseudo transitive would be composite. ओके, और एक और होगा कंपोजिशन। ये दोनों आपस में क्या बोलते हैं, अपोजिट, वाइस वर्सा। हाँ, तो यूनियन क्या है? हाँ, तो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, अभी मैं ये थ्योरम्स चारों लिख दूंगा। ठीक है, तुम्हें ये प्रूफ करने पड़ेंगे खुद से। ठीक है, वैसे इंटरव्यूअर पूछेगा तो नहीं, लेकिन एक बार प्रूफ कर लोगे तो कुछ क्या बोलते हैं, लॉस नहीं है। ठीक है, यूनियन क्या बोलता है? इफ एक्स गोज टू वाई एंड एक्स गोज टू जेड, देन एक्स गोज टू वाई जेड। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या बोलता है? एक्स गोज टू वाई जेड, देन एक्स गोज टू वाई एंड एक्स गोज टू जेड। सूडो ट्रांजिटिव क्या बोलता है? एक्स गोज टू वाई एंड डब्ल्यू वाई गोज टू जेड, देन डब्ल्यू एक्स गोज टू जेड। ठीक है, और कंपोजिशन एक्स गोज टू वाई एंड जेड गोज टू डब्ल्यू, देन एक्स जेड गोज टू वाई डब्ल्यू। ओके, अब ये जो 4 चीज़ है ना, ठीक है, सो क्या करोगे, प्रूफ करोगे तुम लोग। किसके हेल्प से प्रूफ करोगे? इन 3 चीज़ के हेल्प से। ठीक है, तो ये होमवर्क में लिखो तुम। और मैं जितना भी होमवर्क लिखा हूँ, ठीक है, ये ग्रुप में आंसर्स लिख के, ठीक है, कॉपी पेन में फ़ोटो खींच के आना चाहिए। ठीक है, जिसका नहीं आया, ठीक है, एक्सक्यूज़ भेजना DM पे, सुनूंगा मैं। ठीक है, होमवर्क करना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, इसके प्रूफ्स तो आना चाहिए। 2 मिनट ये काम है, छापो, देखो, समझो, कहीं से भी करो। ठीक है, पर आंसर्स आने चाहिए ग्रुप पे। ठीक है, जितना भी होमवर्क दिया हूँ सारे, अभी तक 3 होमवर्क दिया हूँ, तीनों आने चाहिए। ठीक है, अब आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंस का मतलब क्या है? ठीक है, इससे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें क्लोजर। मान लो एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, मान लो जैसे A गोज टू B, C गोज टू D, ठीक है, और AB गोज टू E। ठीक है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो एक चीज़ होता है, एक ऑपरेशन जिसको बोलते हैं क्लोजर। ठीक है, क्लोजर क्या होता है? क्लोजर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A+, ठीक है,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ए से हम लोग कौन कौन सा एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, किसके हेल्प से निकालेंगे, एक्सियम्स के हेल्प से निकालेंगे। कितने एक्सियम्स पढ़े हम लोग अभी तक, 7, ठीक है। 3 आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम, उसको डिराइव करके और 4। इसके हेल्प से हम लोग जितने भी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्लोजर, ठीक है। तो ए प्लस का क्लोजर अगर मुझे कोई बता सके तो ए से हम लोग बी निकाल सकते हैं, ठीक है। खुद ए भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए मुझे नवीन दिया गया, क्या मैं नवीन को जानता हूँ, हाँ मैं नवीन को जानता हूँ, सिंपल। ए मतलब नवीन प्रयंत को जानता है, हाँ नवीन प्रयंत को जानता है, ठीक है। मुझे ए भी मिल गया, क्या नवीन प्रयंत मनमोहन को जानते हैं, हाँ नवीन प्रयंत मनमोहन को जानता है। ए का क्लोजर, सिंपल। ओके, क्लोजर समझ में आया। ये कैसे किया मैंने, कौन सा प्रॉपर्टी से निकाला ये, ट्रांजिटिविटी। ए बी से पहले तो ए से, ये तो ट्रिवियल है, ट्रिवियल इन द सेंस जो भी दिख रहा है हमें, मतलब खुद को खुद जानना, ठीक है। फिर ये तो दिया हुआ है ए से बी, ठीक है। फिर ए बी मुझे मिल गया तो ए बी से मैं ई निकाल सकता हूँ, तो कैसे, ट्रांजिटिविटी। यस, कौन सा था ये, सूडो ट्रांजिटिविटी जो भी था। या फिर नहीं, आई गेस सौम्या सही हूँ क्या मैं, ई आएगा इससे। हाँ ओके ओके, भूल गया हूँ, एक साल हो गया, ठीक है। तो ये क्लोजर ऑपरेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आई गेस मतलब क्लोजर ऑपरेशन इज बेसिकली एक्सियम्स रिपीट कर करके लगा के डिफरेंट एट्रीब्यूट जो भी तुम डिराइव कर सकते हो वो क्लोजर ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये तो मैं अपने दिमाग से लगा के निकाला, ठीक है। तुम लोग अगर क्या बोलते हैं फॉर्मल वे में जाओगे तो ये सारे लिख लिख कर निकालोगे, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, तो इक्विवेलेंस पे आते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें कोई दो सेट दिया, A1 FD का सेट है, A1 और A2, ठीक है। तो क्या A1 इक्विवेलेंट है A2 के, ये कैसे निकालोगे। ये सेट्स ऑफ FD है ना, मतलब बहुत सारे इसके अंदर FD होंगे, ठीक है। AB AC, मान लो ये A1 है, ठीक है। ABCDE, ये A2 है। तो अगर मैं पूछा कि ये सेट ऑफ FD जो है A1 क्या A2 के इक्विवेलेंट है, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम इनके जो लेफ्ट साइड्स में है ना उनके क्लोजर्स निकालोगे सारे, ठीक है। अगर मुझे A1 क्या करोगे, इसके क्लोज़र निकालोगे, A1 का क्लोज़र निकालोगे, ठीक है। और A2 का क्लोज़र निकालोगे। अगर दोनों का क्लोज़र सेम आ जाए तो वो इक्विवेलेंस है, ठीक है। ये इतना अच्छे से पढ़ा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये सारे मतलब पेन पेपर वाले काम है, ठीक है। इंटरव्यू में पूछेंगे नहीं तुम्हें, हाँ, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछे तो तुम बता सकते हो कि इक्विवेलेंस मतलब कि अगर क्लोज़र निकाले दोनों FD सेट का तो वो इक्वल होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। और क्लोज़र कैसे निकालोगे, अगर मैं A1 का क्लोज़र बोलूँगा तो तुम A2 के FD सेट को देख के निकालोगे। मतलब जैसे मान लो ए का क्लोज़र निकालने बोला तो ए का क्लोज़र मैं A2 से देखूंगा, क्या ए से मैं कुछ डिराइव कर पा रहा हूँ, नहीं, ये नल सेट होगा, सॉरी, ए से ए खुद ए आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तो लेफ्ट साइड में ए ही है, ठीक है। और A2 का क्लोज़र निकालना है तो A2 के लेफ्ट साइड में क्या है, ए है, बी है, AB है, डी है। तो ए का क्लोज़र यूजिंग A1 क्या होगा, ABC तीनों। बी का क्लोज़र यूजिंग A1 क्या हो जाएगा, ओनली बी। AB से तुम क्या निकाल सकते हो, C निकाल सकते हो, ABC सब निकाल सकते हो, ठीक है। और D से कुछ नहीं, ओनली डी बिन। तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, इससे खाली A निकल रहा है ए का क्लोज़र और इससे ABC निकल रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। अगर ये इक्विवेलेंस समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं जानबूझ के जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। फिर आता, तो ये पूरा FD हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं और भी, ठीक है। क्लोज़र, इक्विवेलेंस, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता था मैं, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी FD सेट ऐसा है, ठीक है। तो FD में बेसिकली याद क्या रखना है तुम्हें, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लोज़र क्या होता है, ठीक है। और जितने भी एक्सियम्स है वो, ठीक है। क्योंकि अब जो FD है, ठीक है, वो यूज़ होगा पूरा नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए FD में ये तीनों चीज़ याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अभी तक किसी कोई डाउट है, कि इतने देर से सारे बोर हो रहे हो बस।
ओके, तो मैं सोचा था नॉर्मलाइजेशन तक आज पढ़ा ख़त्म करूँगा, लेकिन आई गेस थोड़ा लंबा जा रहा है सेशन। तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज का, ठीक है। कीज़, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में, ठीक है। सिंपल पूछेगा वाटर की, वाटर डिफरेंट टाइप ऑफ थी, ठीक है। तो कोई भी एक अनम्यूट करके आंसर दो, कितने टाइप के कीज़ उसे याद है और कितने टाइप के कीज़ वो जानता है, बस, ठीक है। खाली नाम, डेफिनेशन नहीं, कोई भी। सब जग रहे हो कि सो गए? हाँ, ओके, हाँ बोल। कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ऑल्टरनेट की, primary key for एक एक करके बोलो, आराम से बोलो। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, और ऑल्टरनेट की, कौन सा? ऑल्टरनेट अल्टरनेट की, ओके। फॉरेन समझ नहीं आया, फिर से बोल। फॉरेन 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 ओके, फॉरेन की, और कंपोजिट, फॉरेन सेकेंडरी, फॉरेन और कौन सा? ओके, आई गेस इतने ही होते हैं, ठीक है। और भी कोई तुम्हें Surrogate मिले की। तो। कौन सा? surrogate अच्छा, सरोगेट की, ओके, ग्रेट। ओके, कोई मुझे, अच्छा, जो सरोगेट की बोला वो मुझे डेफिनेशन बता सकता है सरोगेट की का? surrogate की क्या होता है कि जो सिस्टम खुद जनरेट करता है एक प्राइमरी की। पर ऐसा क्यों, खुद क्यों जनरेट करता है? ओके, एक्चुअली जो भी रिलेशनल टेबल होता है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक एट्रीब्यूट, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, हमें प्राइमरी की नहीं मिलता है उस पर, ठीक है। तो हम लोग सिस्टम से एक कॉलम, डमी कॉलम जनरेट करवाते हैं, ठीक है। जैसे क्या वो, ताकि एज अ प्राइमरी की वो क्या बोलते हैं, एक्ट कर सके, उसको सरोगेट की बोलते हैं, ठीक है। अच्छा दा, समझ में आया सरोगेट की मतलब? जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुम किसी भी कॉलेज में जाते हो, ठीक है, एडमिशन लेते हो, तो अगर उन लोग खाली तुम लोग का नाम बस रखते हैं, ठीक है, खाली नेम, तो सेम देवा प्रसाद दास दो लोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, ठीक है। तो नेम तो एज अ प्राइमरी की हम एक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो क्या किया कॉलेज ने? कॉलेज वालों ने एक रोल नंबर बनाया, ठीक है, यही तो सरोगेट की है हमारा। वो क्या कर रहा है? एक्ट एज अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ओके। तो सरोगेट की समझ में आ चुका होगा लोगों को, ठीक है। आते हैं सुपर की पे। सुपर की क्या होता है? सुपर की मतलब, मेरे पास कोई एक एफडी है, ठीक है, कोई भी एक एफडी सेट है, ठीक है, कोई भी ए टू बी, ए बी टू सी, सी टू डी, ठीक है, ये एक एफडी सेट है, ठीक है। तो इसमें सुपर की का डेफिनेशन होगा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर ले। कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर ले। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? मतलब मैं कितने भी एट्रीब्यूट लेफ्ट साइड के उठा सकता हूँ। मान ले मैंने ए बी सी सारे उठा दिए, ठीक है, तो ए से मुझे ए खुद मिल जाएगा, ए से मुझे यहाँ बी मिल रहा है, ए बी से मुझे यहाँ सी मिल रहा है, ठीक है, और सी से यहाँ डी मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को मैं डिराइव कर ले रहा हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है? सुपर की। तो सुपर की का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो बोलोगे क्या? कि कोई भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो सारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर ले, जितना भी उस रिलेशनल टेबल में है, ठीक है, या फिर जितना भी फंक्शनल डिपेंडेंसी पे। ये समझ में आया सबको? ओके, ठीक है। तो सुपर की हमारा हो गया। सुपर की के बाद कैंडिडेट की। कैंडिडेट क्या होता है? मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। मिनिमल का मतलब क्या है? मिनिमल का मतलब
कि ऐसा सबसे छोटा सेट, ठीक है, जिससे हम लोग सारे सेट्स सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर पाए। सबसे छोटा मिनिमल मान लो इसी एफडी पे बताओ। ठीक है, इससे बताओ कि इसमें सबसे मिनिमल सेट ऑफ कीज जिससे मैं सारे एट्रीब्यूट्स क्या बोलते हैं कर सकता हूँ। ए ए ओके ग्रेट। ए से देखो मुझे बी मिल जाएगा, ठीक है, ए से खुद ए मिल गया, ए से बी मिल गया, ए बी से मुझे सी मिल जाएगा, सी से डी मिल जाएगा। तो ये सबसे मिनिमम है, ठीक है। इसमें से कोई भी मैं दूसरा हटा दूँ, ठीक है, तो वो जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे, ठीक है। कोई भी एफडी सेट में बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सुपर की हो सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट की हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आया, प्राइमरी की, ठीक है। तो जो कैंडिडेट की है ना वही प्राइमरी की भी है। मतलब मान लो 3 कैंडिडेट की है मेरे पास, A1 A2 और A3, ठीक है। इनमें से किसी भी एक को उठाऊंगा वो प्राइमरी की है, और बाकी जो बचे वो क्या है, अल्टरनेट की। मतलब जो कि एक्ट एज कर क्या बोलते हैं, जो भी मिनिमल सुपर की है वो कैंडिडेट की है, और कोई भी कैंडिडेट की कोई भी एक उठा लिया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मेरा प्राइमरी की हो जाएगा। अल्टरनेट की मतलब क्या है कि जो प्राइमरी की नहीं बन पाया कैंडिडेट की में से वो अल्टरनेट की, ठीक है। इतना समझ में आया? हाँ या ना? ओके, चलते हैं चौथे पे, फॉरेन की। फॉरेन की इज़ लाइक थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को, पता नहीं क्यों, पर ये आसान है। मान लो 2 टेबल है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच कोड है, ठीक है, यहाँ पे ब्रांच कोड है, ये स्टूडेंट का है, ये डिपार्टमेंट का है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स टेबल है। तो अगर ये जो ब्रांच कोड है, ठीक है, वो किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, मेरे डिपार्टमेंट टेबल का ये प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग कोई भी एक सिंगल टपल को यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको फॉरेन की बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन हिंदी में ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश वगैरह में पूछे या फिर इंटरव्यू में बोलना हो तो तुम बोल सकते हो कि अ की विच इज़ द प्राइमरी की ऑफ डिफरेंट टेबल एंड यूज टू व्हाट, यूज टू ज्वाइन और यूज टू लाइक डिराइव क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई ए यूनिक टपल फ्रॉम अ डिफरेंट टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की, ठीक है। मतलब स्टूडेंट टेबल में ब्रांच कोड है लेकिन ये प्राइमरी की नहीं है, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट टेबल में ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट टेबल से डिपार्टमेंट टेबल को एज अ यूनिकली हमें आइडेंटिफाई करना होगा कोई टपल डिपार्टमेंट टेबल से, तो हम लोग ब्रांच कोड का यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को फॉरेन की बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, कंपोजिट की और सेकेंडरी की आर लाइक मतलब ये तो मतलब बाकी कीज़ की तरह नहीं। कंपोजिट की मतलब कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिल के अगर प्राइमरी किया है, कैंडिडेट की बना रहा है, तो उसको कंपोजिट की बोले। मतलब ए है तो वो कंपोजिट नहीं है, सिंगल है। ए भी तेरा अगर प्राइमरी की है तो कंपोजिट की, ठीक है। यही सेकेंडरी की क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की इज़ लाइक मतलब अल्टरनेट की को ही दूसरे फॉर्म में सेकेंडरी की बोलते हैं। मतलब दूसरा कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो एक्ट एज अ प्राइमरी की कर सकता है, तो सेकेंडरी की या अल्टरनेट की दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, तो कीज़ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। और ये कीज़ को एक बार पढ़ लेना जीएफसी से, ठीक है, ये भी होमवर्क में, ठीक है। 4 होमवर्क दिया हूँ, अगर मुझे ग्रुप में नहीं मिला, ठीक है, सारे के आंसर्स जितने भी तुम लोग ज्वाइन किए हो तो देख लेना फिर, ठीक है। जितना भी होमवर्क दिया हूँ लिखे होगे, ठीक है। और मैं नॉर्मलाइजेशन भी पढ़ाना चाहता था, कोई नहीं, कल पढ़ाएंगे। तो कीज़ तक ख़त्म करते हैं, कल से हम लोग नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी, बेसिकली 2 क्लास और चाहिए मुझे ख़त्म करने के लिए DBMS, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछ सकते हो या अभी पूछ सकते हो, बताओ।